नमस्कार, कल की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आज के बाजार का पूरा ब्यौरा आपके सामने रखते हैं और आज के बाजार के हिसाब से आपकी विशेष तैयारी कराते हैं कल के बाजार की। इसका मतलब है कि आज के ट्रेंड्स को आपने पकड़ लिया, आज के बाजार की पक्की जानकारी, वो भी बाजार बंद होने के बाद आपको हो गई, तो आपको आसानी होगी कल के बाजार में उतरने में। कल किन किन लेवल्स पे ध्यान रखें और किन सेक्टर्स को अपने रडार पे रखें और खबरों के दम पर कहां एक्शन होगा, ये सब आपके सामने हम रखते हैं और अपने दिग्गजों से इस पर राय लेते हैं। यही नहीं, एक बड़ा हिस्सा आपके सवालों का भी अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। सवाल कैसे पूछने हैं? बेहद आसान। आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कहां जाना है? कहीं नहीं, सिर्फ यूट्यूब पर जाइए और कमेंट बॉक्स में अपने सवाल छोड़ जाइए। याद रखिए, जो सवाल आज आप पूछेंगे उसका जवाब कल के शो में मिलेगा। यानी सोमवार के दिन पूछे गए सवालों के जवाब कल मंगलवार के शो में आपको दिए जाएंगे। समय नोट कर लीजिए, सोमवार से शुक्रवार शाम 3:30 बजे यहां पर कल की तैयारी शो में हम आपके सवालों को शामिल करते हैं। जो शुक्रवार को आपने सवाल पूछे थे उनके जवाब आज की चर्चा में दिए जाएंगे। चलिए, इन सबके बीच में परिचय करा दूं। हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं जेएम फाइनेंशियल से किरण जानी साहब, जो कि हमारे साथ चर्चा में, माफ कीजिएगा, जैनम ब्रोकिंग से किरण जानी साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ इस वक्त आदित्य अग्रवाल साहब भी जुड़ रहे हैं, हेड ऑफ रिसर्च इन्वेस्ट फॉर एड्यू से। आदित्य, आपका भी बहुत बहुत स्वागत था। किरण जी और आदित्य, मैं आपके पास बारी बारी से आऊंगा, लेकिन बाजार का ब्यौरा जरा अपने दर्शकों को एक बार दे देता हूं। निफ्टी 122 अंकों की तेजी, 25,100 के पास निफ्टी ने क्लोजिंग ली। जिस तरह का दबाव था उसके बावजूद आज बाजार ने रिकवरी दिखाई। माफ कीजिएगा। सेंसेक्स में देखिए लगभग 450 अंकों की तेजी हमें देखने को मिली, 82,200 के पास बंद हुआ सेंसेक्स। बैंक निफ्टी 670 अंकों की यहां पर तेजी हमें देखने को मिली, 56,950 के पास बैंक निफ्टी में क्लोजिंग नजर आई। आज अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें, यानी मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो बारी बारी से निगाह डालेंगे। मिड कैप में आधे % तक की हमें तेजी देखने को मिली और स्मॉल कैप में हमें जो है वो कोई खास एक्शन देखने को नहीं मिला और लाल निशान में ही हमें कारोबार होता हुआ नजर आया। निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आते हैं। इटर्नल, यहाँ देखिए लगभग 5.5% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। हालांकि नतीजे जो रहे वो उतने दमदार नहीं रहे। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक देखिए लगभग 3.25% की यहाँ पर तेजी नजर आई। एचडीएफसी बैंक 2.25% चढ़कर बंद हुआ। इसके अलावा एमएनएम, श्रीराम फाइनेंस और बीईएल, इन सभी में भी तेजी नजर आई। लूजर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आए। रिलायंस निफ्टी का टॉप लूजर, नतीजे अच्छे थे लेकिन उसके बावजूद जो देखिए नतीजों के इम्पैक्ट खासतौर पे देखने को नहीं मिले। 3.25% गिरकर निफ्टी का टॉप लूजर रिलायंस। विप्रो लगभग 2.5% टूटा। इंडसइंड बैंक यहाँ पर देखिए 1.25% की गिरावट देखने को मिली। आइशर, एचसीएल टेक, एचयूएल में भी गिरावट देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1350 शेयर मार्केट ब्रेथ में ऐसे रहे जो कि आज हरे निशान में बंद हुए और 1420 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में बंद हुए। चलिए किरण जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बाजार ने 2 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा दिया, एक्शन भी भरपूर था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि यहां से कहां पर वो लेवल्स आप देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। मतलब बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस तो अलग लेवल की है, लेकिन खासतौर पे निफ्टी की बात करें तो वो कौन से लेवल्स हैं जहां से आपको रफ्तार में थोड़ा सा और फ्यूल मिलता हुआ नजर आ रहा है? कहां का ध्यान रखना चाहिए? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह का करेक्शन या तो जिस तरह का डाउनफॉल हमने देखा था, नो डाउट लगातार 2 दिन की गिरावट पे तो यहाँ पे एक देखा जाए तो ब्रेक लगी हुई है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं 30 जून से रिलेट करना चाहूंगा कि 30 जून से डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था। बीच में 1-2 बार हमने देखा कि रिकवरी आई लेकिन वो सस्टेन नहीं हुई। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा कॉशियस अप्रोच हमें रखना चाहिए। नो डाउट अब की बार की जो रिकवरी है वो नीचे अपने सपोर्ट लेवल के आसपास से आई है। सो 24,800 वुड बी द मैसिव सपोर्ट। जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा तब तक बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रैटेजी हमें यूज करनी है। लेकिन ऊपर में अगर आप देखोगे तो 25,250 से 25,300 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस भी है। सो ओवरऑल एक रेंज है ऊपर में 25,250 से लेके नीचे में अगर आप देखोगे तो 24,800। ये जो करीबन 500-550 पॉइंट की रेंज है, इसमें मार्केट घूमता रहेगा। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी एक इमीडिएट लेवल पे 24,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना। अगर वो लेवल ब्रेक नहीं होता है तो इमीडिएट लेवल पे 25,200-250 का लेवल, जैसे ही वो लेवल क्रॉस होता है उसके बाद जैसे आपने बताई कि मार्केट रफ्तार पकड़ सकता है, या तो वो फ्यूल या तो एक एक्सीलरेटर का काम करेगा जहां पे हम
25,500 से 600 के लेवल वापस टच कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ 25,250 के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के अंदर बात करें तो बैंक निफ्टी ने डेली चार्ट के ऊपर अपना गैप फिल किया है, साथ ही साथ 56,800 का एक रेजिस्टेंस था, उसको भी काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ आज उसने क्रॉस किया है। तो कहीं ना कहीं 56,800 के ऊपर जब तक है, या तो ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें तो 56,000 जब तक होल्ड है तब तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। इमीडिएट लेवल पे 56,800, अगर कल भी मार्केट 56,800 के ऊपर ही सस्टेन हो जाता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 57,500 600 तक की एक रैली बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल दोनों इंडाइसिस की जो डेली क्लोजिंग है काफी स्ट्रांग है, ये डेफिनेटली आने वाले समय में यहाँ से हम ऊपर के लेवल देख सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हम फॉलो करेंगे। बैंक निफ्टी में पोजिशनल स्टॉप लॉस 56,000 का रहेगा, निफ्टी के अंदर 24,800 का रहेगा। तो यहां पर आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति दोनों ही इंडाइसेस में रखनी है। याद रखिए आपको किन टारगेट्स और किन लेवल्स का ध्यान रखना है वो भी किरण जी ने आपको बताया। आदित्य, मैं आपके पास आना चाहूंगा, और जाहिर सी बात है कि जिस तरह के रिजल्ट्स दिग्गज बैंकों के आए हैं वो एक बड़ा सवाल ये भी रखते हैं कि अब यहाँ से क्या इसी तरह के ट्रेंड्स हमें बाकी बैंकिंग रिजल्ट्स में भी देखने को मिलेंगे। दूसरा ये है कि खबरें ये भी हैं कि सरकार जो है वो अब आने वाले वक्त में अपने कैपेक्स को लेकर भी कुछ बहुत बड़ा विस्तार कर सकती है, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट बैंकिंग और फाइनेंशियल्स को सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर, रिजल्ट सीजन, इन सारे फैक्टर को कैसे प्ले आउट किया जाए? शांत शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। मेरा मानना है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में नंबर्स आपको अच्छे आते हुए दिखेंगे, जैसा कि हम देख रहे हैं, और वहां पे आपको अच्छा एक चाल जो बना हुआ है यहाँ पे, अगर हम बात कर ले लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक स्पेसिफिकली, तो वो जारी रहना चाहिए। पीएसयू बैंक्स के नतीजे थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं, उतना कुछ ग्रेट वहां पे नंबर्स आए नहीं, एनपीएस बढ़ रहे हैं वहां पे। तो वहां पे मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा पीएसयू बैंक्स में, स्पेशली छोटे मझोले जो पीएसयू बैंक्स है वहां पे आपको थोड़ा बहुत प्रेशर कंटिन्यू होगा। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, जब अगर हम एनबीएफसीज की बात कर ले इसमें, तो वहां पे बाइंग पैटर्न कंटिन्यू होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि वहां पे नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, वहां पे अच्छा नतीजा आता रहेगा, और वहां पे मोमेंटम भी आपको ऊपर की तरफ देखने मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और मिड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, उसके साथ एनबीएफसीज ये पार्टिसिपेट करेंगे बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी शायद आने वाले दिनों में आपको 57,000 एक बार क्रॉस करे तो 57,500 57,800 के लेवल्स तक दिखाएगा। पीएसयू बैंक से अगर हम बात कर लेते हैं, उसमें मुझे लग रहा है एसबीआई के नतीजे पे काफी पैनी नजर रहेगी। उसके अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा पीएसयू बैंक से हमें रैली की उम्मीद करनी चाहिए यहाँ पे। बैंकिंग और एनबीएफसीज पसंद तो आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी प्राइवेट बैंकों पर आपको नजर रखनी होगी, और एनबीएफसीज पर भी आपको अपने रडार में उन स्टॉक्स को रखना होगा। हालांकि सरकारी शेयरों में एसबीआई के रिजल्ट पर निगाह रहेगी, देखते हैं कि वो किस तरह के संकेत देते हैं। चलिए अब आपके सवालों को फटाफट से अपनी चर्चा में शामिल करते हैं, और पहला सवाल प्रकाश कुराडिया का है। सूरत गुजरात से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। 1700 में इन्होंने अडानी ग्रीन लिया हुआ है और अच्छे खासे नुकसान में यहां पर हैं। किरण जी, अडानी ग्रीन हमें बताइए, 1 साल तक का नजरिया लेकर चल रहे हैं, 1700 रुपए की इनकी बाइंग है। अगर करंट मार्केट प्राइस देखें तो 1700 तक एक साल में आएगा कि नहीं आएगा, दैट इज डिफिकल्ट टू से। बट एक दो जो टेक्निकल सेटअप अभी हमें दिखने को मिल रहे हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेटली इनको होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। एक मेजर सपोर्ट कहीं ना कहीं 950 का है, तो मेरे हिसाब से 950 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखना चाहिए उनको। इमीडिएट लेवल पे आप देखोगे तो 1050 1060 ये एक उसका क्लस्टर रेजिस्टेंस है। जैसे ही ये 10 रुपए का जोन क्रॉस होगा, अडानी ग्रीन में एक हॉलिस्टिकली एक अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां पे 1300 तक का टारगेट तो मिनिमम एक्सपेक्टेड है। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। 950 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में जैसे ही आप समझ लीजिए कि 1070 क्रॉस होता है, उसके बाद 1300 तक की एक रैली आ सकती है। तो 1300 तक के टारगेट के लिए तो मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए। उसके बाद वापिस एक बार आप 18 स्वदेश पे आप जानकारी ले लीजिए इसी शो में कि आगे आपको कौन सा स्टॉप लॉस रेस करके या तो ट्रेल करके होल्ड रखना चाहिए। बट एज ऑफ नाउ टेक्निकली लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग। 950 के स्टॉप लॉस के साथ एज ऑफ नाउ होल्ड रखना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 13 नाउ।
50 के स्टॉप लॉस के साथ 1300 के जो है लक्ष्य वो हासिल हो सकते हैं। 1300 का लेवल जब हासिल हो जाए तो एक बार फिर हमें कॉल कीजिए, रिव्यू कीजिए, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नवीन राय जी का सवाल लेते हैं, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड पे आदित्य ये राय जानना चाहते हैं। इनकी बाइंग प्राइस बता देता हूं, 1986 ये इनकी बाइंग प्राइस है। फिलहाल 26,500 से ऊपर का नुकसान झेल रहा है। लेना चाहिए। मुझे लग रहा है कि डिफेंस का जो स्टोरी है ना वो 5 साल 3 से 5 साल का एक लंबी स्टोरी है। और इसमें स्टॉक्स अगर हम देखें तो थोड़ी बहुत हमने देखा था, बहुत ज्यादा एक अप मूव आया था, उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल रही है। अगर हम बीडीएल, बीएल, एचएएल या फिर हम शिप बिल्डर्स की बात कर ले तो सभी स्टॉक्स में हमने थोड़ी बहुत गिरावट देखी है। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने वो अपर एंड पे खरीद लिया जब रैली हो रही थी स्टॉक में। बट मुझे लग रहा है अगर आपका लंबा नजरिया है 3 से 5 साल तो बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए, घबराने की कोई बात नहीं है। आने वाले दिनों में ये सब स्टॉक्स आपको और हायर लेवल्स पे आते हुए दिखेंगे। अगर एक इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस सजेस्ट करूँ तो नीचे की तरफ 1600 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। मुझे लग रहा है उसके साथ आपको कंटिन्यू करना चाहिए, होल्ड करना। और एक बार 2000 क्रॉस कर जाए स्टॉक तो फिर आपको 2200 के लेवल्स देखने मिलेंगे। तो 2000 2200 ये दो लेवल्स मुझे लग रहा है आपको आने वाले समय में 1 साल से लेकर 2 साल में देखने मिल सकते हैं। और अगर आप और भी ज्यादा लंबा सा नजरिया रखते हैं तो आपको डेफिनेटली मच हायर लेवल्स देखने मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से होल्ड है। और अगर इमीडिएट एक सपोर्ट चाहिए तो 1600 का स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं। प्लस 2022 तक के लक्ष्य लंबी अवधि के हिसाब से 1 से 1.5 साल में आपको हासिल हो सकते हैं। बने रहने की सलाह, क्योंकि डिफेंस में याद रखिए कि ऑर्डर्स जो होते हैं और डिलीवरी जो होती है वो चूंकि स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत ही विशेषज्ञ तरह के इक्विपमेंट हैं, तो उनकी डिलीवरी में समय लगता है। तो इस वजह से इस तरह की रफ्तार आपको बहुत तात्कालिक रूप से नहीं देखने को मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। रामदास जी का सवाल लेते हैं, अमृतसर से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। और इरकॉन इंटरनेशनल इनके पास है, 219 के भाव से किरण जी इन्होंने होल्ड किया हुआ है। और आज हमने देखा कि लगभग 2% की तेजी भी नजर आई। बीच बीच में हम रेलवे स्टॉक्स में एक रफ्तार तो देखते हैं, लेकिन इनकी बाइंग थोड़ी ऊपरी स्तरों की है, 219 की। इरकॉन की अगर आप बात करिए, ओवरऑल रेलवे सेक्टर की बात करें तो एक होलिस्टिक अपमूव आ जाने के बाद स्टॉक प्राइसेस अपने टाइम वाइज करेक्शंस के अंदर है। सो एज ऑफ नाउ जिस तरह से इरकॉन का प्राइस चार्ट है 200 दिन की मूविंग एवरेजेस के आसपास हवरिंग कर रहा है, कहीं ना कहीं मल्टीपल मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट है। रिसेंटली एक डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट भी देखने को मिला था, तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। ओवरऑल चार्ट पैटर्न के हिसाब से नीचे में 170 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, विच इज 50 डेज मूविंग एवरेज ऑल्सो। अगर 170 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो वापस में ये ऊपर में 220 से 230 की रेंज में आ सकते हैं। तो अगेन 220-230 की रेंज के लिए इनको होल्ड रखना चाहिए 170 के स्टॉप लॉस के लिए। जैसे ही 230 का प्राइस क्रॉस होगा उसके बाद एक रैली यहाँ पे एक्सपेक्टेड, बट एज ऑफ नाउ 230 के टारगेट के लिए तो होल्ड रखना चाहिए। तक के लक्ष्य के लिए आपको होल्ड करने की सलाह, और आपने तो 219 पे खरीदा है तो आपको बने रहने की यहां पर सलाह। अरुण कुमार गुप्ता जी का सवाल लेते हैं, लखनऊ से इन्होंने सवाल हम तक पहुंचाया है। बजाज फाइनेंस का शेयर इन्होंने रखा हुआ है, 30 शेयर हैं इनके पास और 876 के भाव से इन्होंने लिया हुआ है और यहाँ पर फायदे में है, लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और पूछ रहे हैं कि क्या इस लेवल पे या यहां से कोई डिप आए तो और ऐड ऑन किया जा सकता है। आदित्य, बजाज फाइनेंस 876 की बाइंग और खरीदना चाहते हैं और लेना चाहिए, जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे एनबीएफसी स्पेस आने वाले दिनों में अच्छा करेगा। और बजाज फाइनेंस वो एक दिग्गज स्टॉक है जो लगातार हायर लोज भी बनाते आ रहे हैं और हम देख रहे हैं स्टॉक ने एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। मुझे लग रहा है यहाँ से आने वाले दिनों में आपको 1100 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और अगर आपको डिप मिलता है 920 या 900 के आसपास तो बिल्कुल खरीदारी करें। और बधाई देना चाहूंगा, अच्छे लेवल्स पे बाई करा उन्होंने और अच्छे प्रॉफिट्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे एक आप 900 से लेके 910 के बीच में अगर स्टॉक में आपको गिरावट देखने मिलती है तो और खरीदारी करें। आने वाले दिनों में 1100 के लेवल्स, और अगर आप और लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे तो आपको ऊपर के लेवल्स डेफिनेटली इसमें देखने मिलेंगे। ठीक है, तो ये है राय आपको बजाज फाइनेंस पर मिलती हुई। रमेश जी का सवाल लेते हैं, कोल इंडिया पर इन्होंने अपना सवाल पूछा है, 478, एक बार मैं फिर से दोहरा दूं, 478 ये इनकी बाइंग प्राइस है और राय जानना चाहते हैं किरण जी, कोल इंडिया में क्या करना चाहिए 478 की बाइंग के हिसाब से। तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में हमने देखा था कि पावर के स्टॉक्स के अंदर एक खास रैली आई थी और कोल इंडिया ने अपना आईपीओ प्राइस क्रॉस किया था। उसके बाद हमने देखा 240 से वन वे 550 तक गया, वहां से स्टॉक कंटिन्यूअसली डाउनफॉल चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। हमें लग रहा है कि करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शंस तो कोल इंडिया ने काफी अच्छा दे दिया है, लेकिन अब टाइम वाइज करेक्शंस के अंदर स्टॉक प्राइस है
ओवरऑल चार्ट पैटर्न स्ट्रांग है, काफी ऊपर की खरीदारी है उनकी। तो एज ऑफ नाउ जिस तरह के डेली चार्ट प्राइस हम देख रहे हैं, अगर स्टॉक में 350 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो एटलीस्ट उनको 450 470 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो उनकी बाइंग प्राइस ही है। तो एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है कि जहां तक उन्होंने अभी तक वेट किया है, थोड़ा और वेट करना चाहिए। लेकिन हाँ, स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट रखने चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट का मूड चेंज होता है तो अनफोर्सिंग लॉसेस ना आ जाए। हालांकि उन्होंने इतना लंबा वेट किया, ऑलरेडी उनके इन्वेस्टेड प्राइस है तो काफी नीचे है, तो थोड़ा और रिस्क लेके मुझे लग रहा है कि एवरेज नहीं करते हुए होल्ड रखे, लेकिन 350 या 360 का एक स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में एटलीस्ट आपको 450 से 470 तक की एक रैली डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। तो ये है राय आपको मिलती हुई कोल इंडिया पे एक अहम रणनीति। इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन याद रखिए यूट्यूब पर अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए। हम उन सवालों को कल की चर्चा में शामिल करेंगे। जो सवाल आप आज पूछेंगे यूट्यूब पर, उन सवालों का जवाब कल दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेकर आते हैं आपके लिए वीआईपी शेयर्स। आदित्य जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। वीआईपी पिक के तौर पर आज आपकी पसंद क्या है? दो शेयर्स बताना चाहूंगा प्रशांत। पहला है महिंद्रा। महिंद्रा हम देख रहे हैं लगातार स्टॉक ने एक अप मूव दिखाया है, हाई राइज हायर लो दिखा रहा है, और ऑटो सेक्टर में ये जो 4 व्हीलर स्पेस में दिग्गज बनकर आया है, और मेरे हिसाब से करंट लेवल्स में इसमें फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट यहाँ पे 3360 का लगाना है, स्टॉप लॉस 3180 का लगाना है। दूसरा स्टॉक मेरे रडार पे है डीएलएफ का। रियल एस्टेट स्पेस में भी हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन अप मूव आ रहा है, और यहाँ पे लगातार नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं सब कंपनीज का। तो डीएलएफ में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। 900 का यहाँ पे लक्ष्य और 825 का स्टॉप लॉस। डीएलएफ और महिंद्रा ये पसंद आते हुए आदित्य को। किरण जी, आपके रडार पे कौन से स्टॉक है? सो व्हाइट रडार पे दो स्टॉक है। एक है बैंकिंग का स्टॉक जिसमें एसबीआई, और दूसरा आईटी का स्टॉक है जिसमें इन्फोसिस है। सो पहले बैंकिंग स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो आज हमने देखा कि एचडीएफसी एंड आईसीआईसी की वजह से बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन एसबीआई का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें 820 के आसपास मिला हुआ है। सो करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करके जाना चाहिए। 1 से 2 दिन में आपको 850 तक की रैली देखने को मिल सकती है, और 805 एज अ स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। दूसरा जो ट्रेड है वो इन्फोसिस है। हमने देखा है कि आईटी सेक्टर के अंदर रिजल्ट के चलते हुए काफी एक वोलेटाइल सेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन लार्ज कैप आईटी में हमें लग रहा है कि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। सो एक बार के लिए इन्फोसिस आप लॉन्ग कीजिए। 1580 के आसपास की क्लोजिंग है, लॉन्ग करके जाएंगे। यहाँ पे भी 3-4 दिन में आप 1630 1640 तक की एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो, और 1560 यानी कि 1560 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा। तो इन्फोसिस एंड एसबीआई दोनों हमारी तरफ से बाय कॉल रहेंगे। तो इन्फोसिस और एसबीआई ये पसंद आता हुआ किरण जी को। लेवल्स का ध्यान रखिए। शुक्रिया करेंगे किरण जी। आदित्य, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए, बाजार पर अपनी राय रखने के लिए। चलिए इसी के साथ कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। अपने सवाल हम तक भेजते रहिए। आप देखते रहिए ईटीना स्वदेश। नमस्कार।